फिर इस सीन में हम देखते हैं मेविया ग्रैंड ड्यूक के साथ डांस कर रही होती है। वो ग्रैंड ड्यूक से कहती है, योर ग्रेस बी केयरफुल, यह फर्श बहुत ही फिसलने वाली है। मेविया ये कहते हुए ग्रैंड ड्यूक को बहुत ध्यान से टकटकी लगाकर देख रही होती है। ग्रैंड ड्यूक मेविया से कहते हैं, आई एम सॉरी लेकिन मेरा डांस सच में बहुत खराब है। सच तो यह है कि मैं उतना अच्छा डांसर नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद को मजबूर करके इस पार्टी में भाग लिया क्योंकि मैं आपको बेहतर तरीके से जानना चाहता था। यह सुन के मेविया हंसती है। वो कहती है, ओह माय, सच में? मुझे लगा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। यह सुन के ग्रैंड ड्यूक कहता है, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी। ये सुन के मेविया ग्रैंड ड्यूक के होठ पे अपनी उंगली रखते हुए कहती है, चुप रहिए। तो फिर, योर ग्रेस, अब ध्यान से सुनिए। मैं आपको सिखाऊंगी मेरे बारे में और डांस के बारे में और बाकी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, डार्लिंग। ये कहने के बाद मेविया अपने मन में कहती है, देखो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा डांस इतना अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पे खड़े लोग ग्रैंड ड्यूक को देख के वहाँ से इधर उधर हटने लगते हैं। एक बच्ची रो रही होती है। उसकी माँ उसे चुप कराते हुए कहती है, चुप रहो, अगर तुम यहाँ से जिंदा निकलना चाहती हो तो रोना मत। सारे लोग ग्रैंड ड्यूक से बहुत डरे हुए होते हैं। यह देखकर मेविया मन में अपने आंसू को रोकते हुए कहती है, क्या यह वाकई इतना डरावना है कि लोग इसे देख के डर के भाग जाए? मेविया अपने आंसुओं को रोकते हुए कहती है, मैं कैसे भी अपने आंसुओं को रोक के रखती हूँ, और मन में ही कहती है, ठीक है, मुझे शांत रहना चाहिए। गाना बजाने वाले सब बहुत स्ट्रेस में दिखाई देते हैं। मेविया मन में ही कहती है, हो सकता है यहाँ पर खड़े लोग बिना गाने के ही डांस करने लगे। और फिर मेविया कहती है, हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। वो ग्रैंड्यू को डांस सिखाने लगती है। वो मन में ही कहती है, बल्कि यह चीज मुझे इस पर और भी ज्यादा हावी होने के लिए उकसा रही है। इधर पार्टी में खड़े लोग मेविया और ग्रैंड को एक साथ डांस करते हुए देख के बातें कर रहे होते हैं। एक लेडी कहती है, मैं सोच रही थी कि लेडी मेविया उस जैसे किसी इंसान के साथ डांस क्यों करेगी, लेकिन मैंने उसे इससे पहले कभी इतना अच्छा डांस करते नहीं देखा। उनकी यह बातें सुन के एडिस गुस्से से उनकी तरफ देखता है। वहां पर खड़ी वो लेडी डर से कांपने लगती है। फिर हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक और मेविया दोनों बहुत अच्छे से डांस करने लगते हैं। फिर मेविया ग्रैंड ड्यूक से कहती है, अरे यार, ये कैसे मुमकिन है? तुमने तो कभी हाई सोसाइटी में कदम तक नहीं रखा, फिर तुमने ऐसा बेहतरीन डांस करना कहाँ से सीखा? ग्रैंड ड्यूक मेविया से कहता है, मैंने कभी कोई चीज नहीं सीखी। मुझे खुशी है कि आपको मेरा डांस अजीब नहीं लग रहा है। यह सुनकर मेविया हंसते हुए कहती है, सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुम इस चीज में पैदाइशी माहिर हो। ग्रैंड्यूक कहता है, जी हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। मेविया सुन के हंसती है। वो कहती है, मैं जानती थी आप उतने डरावने नहीं है जितना कि अफवाहें आपको बताती है ना? यह सुन के ग्रैंड्यूक चौंक जाता है। वो चुप रहता है। फिर मन में सोचता है, यह सिर्फ मुझसे डरती ही नहीं है, वह मुझ में अपनी रुचि खुलकर दिखाने में जरा भी हिचकिचाती नहीं। फिर ग्रैंड्यूक सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद उस कमीने की साजिश का हिस्सा हो। ग्रैंड्यूक यहाँ पर किसी एक पर्सन की बात करता है, जो शायद आगे चल के पता चलेगा। ग्रैंड्यूक मन में ही कहता है, और अभी तक। फिर वो मेविया से कहता है, मेविया, मुझे नहीं पता कि आप क्या जानना चाहती है, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारे इस छोटे से खेल में तुम्हारा साथ दूंगा। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं मेविया बाथटब में नहा रही होती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि वो सोच क्या रहा था। और फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब ग्रैंड्यूक ने पार्टी में मेविया से कहा था, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारे इस छोटे से खेल में तुम्हारा साथ दूंगा। मेविया खुश होते हुए ग्रैंड्यूक से कह रही होती है, क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे शादी करने जा रहे हो? ग्रैंड्यूक मेविया से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, हम इस बारे में बात करेंगे जब मैं बाद में वापस आऊंगा। मेविया कहती है, क्या? फिर हम देखते हैं ग्रैंड्यूक अपनी बात पूरी करने के बाद खुद को अपने महल में टेलीपोर्ट करते हुए मेविया से कहता है, हम फिर मिलेंगे। और फिर वो गायब हो जाता है। मेविया कहती है, योर ग्रेस। और फिर प्रेजेंट में मेविया गुस्से से कहती है, वो अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया? उसे अपना वादा निभाना चाहिए और दोबारा वापस आना चाहिए। और फिर वो कहती है, रुको, क्या होगा अगर वो 10 साल बाद
या उससे भी ज्यादा टाइम बाद वापस आए। और वो गुस्से से कहती है, उफ, जो भी हो, मैं बस सोने जा रही हूँ। मैं कम से कम 20 घंटे सोने के बाद इस बारे में सोचूंगी। ये कह के मेविया सो जाती है। फिर हम देखते हैं मेविया सोने के बाद एक सपना देखती है जिसमें कोई पर्सन पोछा लगा रहा होता है। मेविया कहती है, और जोर से रगड़ो सिंड्रेला। मेविया उस पर्सन से और अच्छे से पोछा लगाने के लिए कहती है, और कहती है, अगर मुझे इस फर्श का लुक पसंद नहीं आया तो बेहतर होगा कि आप रात के खाने में तले हुए आलू खाने के लिए तैयार रहे। वो पर्सन कहता है, मदर प्लीज आलू नहीं। हम देखते हैं वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि गिलबर्ट होता है। ऐसा सपना देखकर मेविया अचानक चिल्ला के जाग जाती है और फिर वो उल्टी करने लगती है। इधर सारा कहती है, आपने कितनी शराब पी थी? मेविया कहती है, ये शराब की वजह से नहीं है। फिर सारा कहती है, पहले अपना मुंह पोंछ ले, ये रहा गीला तौलिया। और वो मेविया से कहती है, क्या मुझे हिज ग्रेस से कह देना चाहिए कि वे बाद में आए? ग्रैंड ड्यूक कैलाकिस इस टाइम ड्राइंग रूम में है। हम देखते हैं एडिस मेविया के सामने बैठा होता है। मेविया अपनी आंखों को रब करते हुए कहती है, योर ग्रेस, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो क्या आप थोड़ी देर बाद आ सकते हैं? हम देखते हैं मेविया काफी थकी हुई और परेशान दिखाई देती है। और मेविया मन में ही कहती है, कल जिस तरह से वो चला गया था उसके बाद वह इतनी सुबह क्यों आ गया? मैं इतनी थक गई हूँ कि ऐसा लगता है जैसे मर जाऊंगी। वो जमाई ले रही होती है। तभी एडिस मेविया से कहता है, एडिस। मेविया हैरान होकर कहती है, माफ कीजिए। फिर एडिस कहता है, मुझे एडिस कहो और ये इज्जत देना बंद करो। फिर मेविया कहती है, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा ख्याल है। देखिए, मेरी जुबान बहुत गंदी है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं हर बात को साफ सुथरा और अच्छे से कहूँ। फिर एडिस हंसते हुए कहता है, तो फिर मुझे लगता है कि इसका कोई हल नहीं है। और वो चुटकी बजाता है। एडिस के चुटकी बजाते ही मेविया ऊपर देखती है, एक जादुई घेरा बनने लगता है। और वो चौंक के मन में कहती है, अरे, वो अचानक से जादुई घेरा क्यों बना रहा है? मुझे यह मत बताओ कि वो मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़े बिना सगाई को रद्द कर सके। लेकिन ये तो धोखा है। ये सोचते हुए मेविया चिल्लाती है। मेविया को लगता है कि ग्रैंड ड्यूक मेविया से शादी नहीं करेगा। मेविया उस घेरे को देखकर चिल्लाती है, फिर कहती है, रुको। फिर मेविया देखती है कि उस घेरे में से वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकलता है। मेविया उस पेपर को देख के कहती है, ये क्या है? फिर एडिस मेविया से कहता है, चाहे आपको कितनी भी नींद आ रही हो, एवी, हमें अभी भी अपनी शादी की बारीकियों पर चर्चा करनी है। मेविया उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देख के मन में कहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो शायद हमारे पूर्वजों ने लिखा था, और साथ में शादी का सर्टिफिकेट जिस पर राजा की मुहर लगी है। क्या ये सब लोग इस आदमी को आलसी नहीं बताते थे? और अब इसकी आवाज में इतनी नरमी और प्यार क्यों है? मेविया ग्रैंड ड्यूक के यह बदलाव को देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है उसने यह सब काम कैसे फटाफट कर लिया। मेविया मन में ही कहती है, खैर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी ऐसी बिल्ली या कुत्ते को पुचकारने या शांत करने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक अलौकिक पावर है? फिर मेविया ग्रैंड ड्यूक से कहती है, क्या इसी वजह से तुम कल गायब हो गए थे? ग्रैंड ड्यूक कहता है, आप बहुत तेज हैं, है ना? मेविया कहती है, अगली बार गायब होने से पहले बता देना कि तुम कहाँ जा रहे हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। ये कहते हुए मेविया ग्रैंड ड्यूक से कहती है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे मुंह से कुछ घिनौनी बात निकल सकती है। ग्रैंड ड्यूक कहता है, तब मैं खुशी खुशी अपने बीवी की जरूरतों के हिसाब से ढल जाऊंगा। मेविया कहती है, थैंक्स। फिर ग्रैंड ड्यूक कहता है, ईवी? मेविया कहती है, यस। फिर ग्रैंड ड्यूक कहता है, मैं तलाक लेने की उम्मीद से यह शादी करने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ। मेविया कहती है, और न ही मैं, यानी जब तक आप मेरी जिंदगी को तकलीफ देह नहीं बना देते। ग्रैंड ड्यूक मेविया से कहता है कि आप वाकई उस आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार है जिससे आप कल ही मिली थी। मेविया कहती है, बहुत सी अरेंज मैरिज भी तो बहुत अच्छी चल रही है। फिर ग्रैंड ड्यूक कहता है, बच्चे पैदा करना मुश्किल हो सकता है, मेरे शरीर की बनावट ही ऐसी है। फिर मेविया कहती है, ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगी। और वो मन में कहती है, मैंने कभी माँ बनने का सपना भी नहीं देखा था।
फिर ग्रैंड ड्यूक मेविया से कहता है कि आपके पास मेरे लिए कोई और सवाल है। मेविया कहती है, हम आपकी उम्र कितनी है? ग्रैंड ड्यूक कहता है, मेरी उम्र, मैं कलाकिस परिवार के सबसे पहले हेड से मिल चुका हूँ। उस टाइम की बात है जब वो मूर्ख अपने चेहरे पर उस हैरान परेशान भाव के साथ खतरनाक जगहों पर घूम रहा था। मैं उससे मिला ग्रैंड ड्यूक बनने से बहुत पहले ही। फिर मैं भी हैरान होते हुए कहती है, वाह, आप अपनी उम्र के हिसाब से बहुत जवान दिखते हैं। अगर अब तक आपके परपोते परपोतियां भी हो गई हो तो यह भी कोई अजीब बात नहीं होगी। ग्रैंड ड्यूक कहता है, मेरे कभी भी अपने बच्चे नहीं हुए और अभी भी नहीं है। मेविया कहती है, तो फिर प्यार के बारे में क्या ख्याल है? ग्रैंड ड्यूक कहता है, मैं किसी से प्यार नहीं करता। फिर मेविया कहती है, या कोई ऐसा पर्सन जिसे आप चुपके से पसंद करते थे? ग्रैंड ड्यूक फिर मेविया से कहता है, आई एम सॉरी कि आपको थोड़ी निराशा होगी, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं है। फिर ग्रैंड ड्यूक ये सब कहते हुए कहता है, ऐसे सवालों को भूल जाइए कि आपको यह जानने की एक्साइटमेंट नहीं है कि इतने लंबे टाइम तक मैं कैसे जिंदा रहा। आपको इसका मतलब समझ में आता है जब मैं कह रहा हूँ कि मैं कलाकिस परिवार के पहले हेड से मिला था, है ना? एडिस मेविया को बताना चाहता है कि मैं एक अलग इंसान हूँ। मेविया कहती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे आपके पर्सनल रिश्तों में ज्यादा दिलचस्पी है। मैं बुढ़ापे में लंबी उम्र के सीक्रेट के बारे में पूछूंगी। मुझे कोई हर्ज नहीं होगी अगर आप मुझे अपनी जवानी को जल्दी बरकरार रखने का राज बता दे। और वो कहती है, ओ दोबारा सोचने पर लगा कि मुझे लंबी उम्र जीने के सीक्रेट्स भी चाहिए होंगे ताकि मैं उन्हें अपने माता पिता को बता सकूं। यह सुन के एडिस काफी हैरान हो जाता है। वह मेविया से कहता है, जब मुझे कभी अच्छा लगेगा तब मैं उन्हें आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर क्या आपके पास कोई और सवाल है? फिर मेविया कहती है, बस अब और कोई सवाल नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। एडिस कहता है, एक शर्त? मेविया कहती है, एडिस, भरोसे के लिए सिर्फ तुम्हारे होने से मुझे एक ऐसी अनजान जगह पर जाना होगा जहाँ मेरे भरोसेमंद मेट के अलावा और कोई नहीं होगा। मैं अपने परिवार या दोस्तों के बिना बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। और हाँ, आपका इलाका इस जगह से कई ज्यादा ठंडा और कठोर है ना? फिर एडिस मेविया से कहता है, वह जगह इतनी बुरी भी नहीं है और मैं तुम दोनों को यूं ही अकेले नहीं भेजूंगा। फिर मेविया एडिस से कहती है, हो सकता है कि मेरा सामना ऐसे लोगों से हो जाए जो मुझसे नफरत करते हो या फिर डिमोनिक बिस्टों से भी हो। यह सुन के एडिस कहता है, तुम्हारी क्या शर्त है? अगर यह तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी है तो मैं इसे सुन लेता हूँ। मेविया तो बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वह मुस्कुराते हुए अपनी शर्त बताने लगती है। मेविया बताती है, 1 करोड़ मार्का चोट के निशान के लिए। यह सुन के एडिस चौंक जाता है, उसकी तो आवाजें ही नहीं निकलती। मेविया फिर कहती है, जलने के घाव के लिए 50 मिलियन मार्का, हड्डी टूटने या शरीर पर कोई अंग अलग होने पर 10 से 20 करोड़ मार्का। ये सब बताते हुए मेविया कहती है, और अगर मैं मर गई तो उस पे मैं कोई चार्ज नहीं लगाऊंगी। और फिर वो एडिस से कहती है, तो ये कैसा लगा मेरा शर्त? हम देखते हैं। एडिस काफी गुस्से में होता है। फिर वो कैसे भी शांत होकर मेविया से कहता है, मेविया, आखिर तुम इस ग्रैंड डची को समझती क्या हो, या फिर तुम इसे किस नजर से देखती हो? फिर मेविया कहती है, मुझे पता है कि आपको यह बात मजाकिया लगेगी। ग्रैंड डची में ग्रैंड डचेस के साथ क्या हो सकता है? फिर एडिस कहता है, तो क्यों आपने ऐसा किया? मेविया कहती है, खैर मैं कोई आम ग्रैंड डचेस नहीं हूँ। मैं वहाँ एक ऐसे पोजीशन को भरने जा रही हूँ जो बहुत लंबे टाइम से खाली पड़ा है। कुछ लोग शायद किसी अचानक मिली नई ताकत या पावर को काबू में करने की कोशिश करेंगे। फिर ग्रैंड्यूक कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा और यह सब होने दूंगा? फिर मेविया कहती है, इसे सिर्फ एक सेफ्टी के रूप में समझे। मुझे हर चीज के लिए तैयार रहना पसंद है। और फिर मेविया मन में कहती है, बेशक यह तो बस एक बहाना है। सच तो यह है कि इसकी एक और वजह है, क्योंकि वो कमीना गिलबर्ट कलाकिस भी नॉर्थ की ओर जा रहा है। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी और उसके पास अपनी कुछ ताकत होगी। इसलिए भले ही मैं गलत तरीके से खेलने की कोशिश करूं,
इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं हर लड़ाई जीतूंगी। तो अगर मुझे हर 100 बार लैंड करने पर एक बार चोट लगेगी, तो कम से कम मुझे इसके लिए पैसे तो मिलने चाहिए, है ना? फिर ग्रैंड ड्यूक कहता है, अगर आपको इतनी चिंता है तो कुछ गार्ड क्यों नहीं ले चलती? मैं तुम्हें मोर्गाना हाउस के जितने भी प्राइवेट सैनिक हैं, उन सबको साथ लाने की इजाजत देने के लिए भी तैयार हूँ। और वो मेविया से कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आपको अपने इस पावरफुल हस्बैंड पर जरा सा भी भरोसा है। फिर मेविया हंसती है, वो कहती है, खैर हम तो सिर्फ 2 बार ही मिले हैं। ग्रैंड ड्यूक मेविया से कहता है, मुझे लगा था कि तुम हिम्मती हो, लेकिन पता चला कि तुम तो डरपोक खरगोश से भी ज्यादा डरपोक हो। यह सुन के मेविया ग्रैंड ड्यूक को आंख मारते हुए कहती है, मेरा गोल एक प्यारी सी खरगोश जैसी पत्नी बनना है। थैंक यू वेरी मच। ये कहते हुए मेविया ग्रैंड ड्यूक के तरफ उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बढ़ाते हुए कहती है, खैर अब तुम मेरी शर्तों से सहमत हो तो आगे बढ़ो और पहले साइन कर दो। मैं तुम्हारे बाद साइन कर दूंगी। नेविया काफी ध्यान से एडिस को देख रही होती है। फिर वो जल्दी से टेबल पे ही खड़े होकर एडिस के पास पहुंच के उसके गालों को छूते हुए कहती है, क्या आप जानते हैं, क्या तुम्हारी आंखों में बैंगनी रंग की हल्की सी झलक है? नेविया के छूने से ग्रैंड ड्यूक चौंक जाता है। नेविया कह ही रही होती है, यह एक बैगनी तारे की तरह है, गहरे नीले सागर में टिमटिमाते हुए। हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक ब्लश कर रहा होता है। वो मेविया से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अचानक इतनी बेतुकी बातें क्यों कह रही हो? इधर मेविया ग्रैंड ड्यूक की यह बातें सुन के मन में कहती है, क्या उसे शर्म आ रही है? ये तो काफी क्यूट है। और फिर मेविया ग्रैंड ड्यूक से कहती है, फिर भी मुझे खुशी है कि शादी से पहले मुझे आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से जानने का मौका मिला। आपको मेरे बारे में पहले से ही काफी जानकारी थी, लेकिन मुझे आपके बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था। अब जाकर मामला थोड़ा बराबरी का लग रहा है। ग्रैंड ड्यूक मेविया से कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मेविया कहती है, किस बात की डर? आपके स्टेट की या फिर शादी की? फिर ग्रैंड ड्यूक कहता है, मेरा मतलब मुझसे। फिर मेविया एडिस से कहती है, मुझे हैंडसम लोगों से डर नहीं लगता। फिर ग्रैंड सिग्नेचर करते हुए मेविया से कहता है, तो क्या आप कोई और शर्त जोड़ना चाहेंगी? मेविया कहती है, नहीं यह काफी है। फिर हम देखते हैं ग्रैंड सिग्नेचर करने के बाद मेविया से कहता है, ठीक है मैं यह शादी एक्सेप्ट करता हूँ। अब आपकी बारी है। फिर मेविया अपने चाय को रखते हुए कहती है, श्योर। और फिर मेविया उन कागजों पर हस्ताक्षर करके देखती है। वो कहती है, आखिरकार मैंने इस कागज पर हस्ताक्षर कर ही दिए। वाह, यह सचमुच जादू था। मेविया ने जैसे उस पेपर पर सिग्नेचर किए, उसके सिग्नेचर करने के तुरंत बाद ही वो कागज वहीं पर जल के राख हो जाता है। मेविया हैरान होकर कहती है, मुझे हमेशा से पता था, लेकिन मैं इसे अपने आंखों से देखना चाहती थी। ये वाकई बहुत ही अमेजिंग है। और वो ग्रैंडिप से कहती है, मुझे हैरानी है ये कि किस तरह का बास्टर्ड। वो गाली देने वाली होती है लेकिन खुद को रोकते हुए कहती है, मेरा मतलब है इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी इंसान ने कैसे तैयार किया था? फिर एडिस मेविया से कहता है, क्या मैं आपको बताऊं कि उसकी कब्र कहाँ है? ऐसा लगता है जैसे आप उस पर जहर छिड़कना चाहती है। मेविया कहती है, हालांकि यह बहुत ही अच्छा है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। अगर आप मुझे बता दें कि यहाँ कहाँ है तो मैं शायद सचमुच ऐसा करूँ। इस तरह दोनों परिवारों के बीच किया गया वादा आखिरकार पूरा हो गया। अब मैं मेविया कलाकिस हूँ। फिर ग्रैंड ड्यूक मेविया से कहता है, ठीक है, मैं आपके साथ बिताए जाने वाली जिंदगी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, ग्रैंड डचेस कलाकिस। एडिस मेविया को ग्रैंड डचेस कहता है। मेविया सोचती है, जैसा कि एडिस ने कहा था, मैं ऑफिशियली तौर पर कलाकिस की ग्रैंड डचेस बन गई हूँ। तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि क्या मैं डेमन लॉर्ड की सेना में शामिल हो गई हूँ? वो मन में ही कहती है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही हैंडसम है। फिर मेविया ये सब होने के बाद चाय पीते हुए ग्रैंड ड्यूक से कहती है, हम डेमन लोग कब जा रहे हैं? मेरा मतलब है ग्रैंड डची। एडिस मुस्कुराते हुए मेविया से कहता है, जब भी मेरी बीवी चाहे तब। फिर मेविया हंसते हुए कहती है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं अभी जाना चाहती हूँ तो क्या आप हाँ कहेंगे? फिर ग्रैंड्यूक कहता है, मैं ना कैसे बोल सकता हूँ? फिर मेविया कहती है, मैं मजाक कर रही थी, मुझे सबसे पहले अपने मॉम डैड को गुड बाय कहना होगा। तभी सारा पीछे से दरवाजे पे नॉक करके कहती है, माय लेडी मैं सारा हूँ।
ग्रैंड ड्यूक पीछे मुड़ के देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आपको अपने मॉम डैड के अलावा और भी बहुत से लोगों को गुड बाय कहना होगा। मेविया सारा को अंदर बुलाती है। फिर सारा मेविया से कहती है, आई एम सॉरी कि मैं आपके यहाँ आए मेहमान के बीच में दखल दे रही हूँ, लेकिन लेडी मोनिका ने एक लेटर भेजा था और मैंने सोचा कि इसे तुरंत पहुंचाना ही सबसे अच्छा रहेगा। मेविया उस खत को देखते हुए कहती है, उसने इसे इसी टाइम भेजा? और वो सोचती है यह शायद उसी दिन हुई घटना के बारे में है। आखिरकार मोनिका को ग्रैंड ड्यूक से ज्यादा गिलबर्ट में दिलचस्पी है। वो शायद यह जानने के लिए बेचैन है कि मैं गिलबर्ट से इतनी नफरत क्यों करती हूँ। मेविया यह सोचते हुए मोनिका का लेटर खोल के पढ़ती है। उसमें मोनिका ने लिखा था, कल रात शायद मैंने अपनी हद पार कर दी थी, लेकिन जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, उस नाते मुझे मोनिका एलन को यह जानने का पूरा हक है कि असल में हुआ क्या था। और जब बात चल ही रही है तो मैं तुम्हें अपनी पार्टी का इनविटेशन खुद आकर देना चाहूंगी। मिलने के लिए कौन सा टाइम सही रहेगा? जाहिर है मुझे पूरा भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि दुनिया ही क्यों न खत्म हो जाए, तुम मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आओगे। वो लेटर पढ़ने के बाद मेविया मन में कहती है, यह लेटर इतनी रौबदार अंदाज में बातें क्यों कर रहा है? मुझे तो पहले से ही यह सब पता था। फिर एडिस मेविया से पूछता है, क्या कोई जरूरी काम है? मेविया कहती है, नहीं, वो बस यहाँ आकर खुद अपने हाथों से बर्थडे का इनविटेशन देना चाहती है। मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब आराम से बाद में दे सकती हूँ। तभी सारा कहती है, माई लेडी, आपको थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। मेविया कहती है, क्यों? फिर सारा बताती है, खैर, लेटर लाने वाला वो आदमी, वो कह रहा है कि लेडी मोनिका ने लेटर भेजने के तुरंत बाद अपनी हवेली छोड़ दी। हम देखते हैं। मोनिका उस शख्स को लेटर देकर पहुंचाने के लिए कहती है। वो शख्स लेटर लेकर अभी निकल ही रहा होता है। तभी वो पीछे से कैरिज में बैठकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम बहुत धीमे चल रहे हो। बेचारा वो शख्स रो रहा होता है। वो कहता है, जी माई लेडी, मैं जल्दी पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। पीछे से मोनिका उस पर चिल्ला रही होती है। हम देखते हैं मोनिका भी उसके निकलने के बाद तुरंत पीछे मेविया के घर के लिए निकल जाती है। यह सुनते ही मेविया हैरान हो जाती है। वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, अगर वह वैसे भी आ ही रही थी तो खत में ये पूछने की क्या जरूरत थी कि मिलने का अच्छा टाइम कब होगा। मेविया को परेशान देखकर एडिस कहता है, मैं तुम्हारे छिपने के लिए एक सेफ जगह दे सकता हूँ। फिर मेविया हंसते हुए कहती है, अगर वह कलाकिस का विला है तो रहने ही दीजिए। मैं हमारे प्यारे बड़े बेटे के सामने बिल्कुल नहीं जाना चाहती। यह सुनते ही एडिस शांत और सीरियस होकर कहता है, मैं उसे हटवा सकता हूँ। यह सुनते ही मेविया हंसते हुए कहती है, अभी सब ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे हटाने का आपका ख्याल उसे जिंदा नहीं छोड़ना। आप ऐसा कह रहे हैं? फिर एडिस हंसते हुए कहता है, जब तक वो मेरी नजरों से ओझल है तब तक उसे हटाने का तरीका क्या मायने रखता है। और फिर एडिस सीरियस होते हुए कहता है, अगर जब भी आपको उसे हटाने की बात हो तो बस कह दीजिए। मेविया हंसते हुए कहती है, नहीं, अभी तो सब ठीक ही है। और फिर वो सोफे से उठते हुए कहती है, खैर एडिस, क्या हम इस बातचीत को सैलून में जारी रखें? ऐसा लग रहा है कि एक और मेहमान अंदर आने ही वाला है। फिर एडिस कहता है, अच्छा लगा, चलिए चलते हैं। और फिर एडिस मेविया की नाइट गाउन को देखते हुए कहता है, आपकी नाइट गाउन इतनी प्यारी है कि मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि आपके असली कपड़े कैसे होंगे। यह सुनते ही मेविया कहते हूँ। और फिर वो सामने शीशे में देखते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर मेविया हैरान होते हुए कहती है, ओह, अरे क्या मैं पूरे टाइम नाइट गाउन में ही थी? और फिर वो शर्माते हुए कहती है, सारा बाहर जाने के लिए तैयार होने में मेरी हेल्प करो अभी। इधर सारा कहती है, यस माय लेडी। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, एक पर्सन कह रहा होता है, मैंने अपने जिंदगी में कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। वह इतनी इज्जतदार लेडी थी कि ऐसा लगता था मानो उनके आसपास की हवा ही बदल जाती हो यदि वह ग्रैंड डचेस बन जाती। मैं कसम खा के कहता हूँ कि एस्मेराल्डा के ग्लेशियर भी पिघल सकते हैं। वो शख्स मेविया को कहता है, वो शायद बसंत ऋतु की देवी जैसी है। फिर दूसरा कहता है, हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसकी तारीफ करने का इससे बेहतर कोई तरीका है। और अभी तक फिर वो पर्सन गिलबर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, छोटे सरकार की इतनी हिम्मत कि उन्होंने उससे पंगा लिया।
फिर दूसरा पर्सन कहता है, क्या? तो फिर उस प्रपोजल का क्या हुआ? मुझे ये मत बताना कि उस घटना की वजह से अब वो हाउस कलाकृति से पूरी तरह नफरत करती है और उसने इसे रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या हिज ग्रेस सुबह सुबह ही उसका मन बदलने के लिए चले गए हैं? फिर दूसरा पर्सन कहता है, मैं तो खुद यंग मास्टर को यहाँ खींच कर लाया और लेडी मेविया हिज ग्रेस के साथ डांस करने के लिए चली गई। लेकिन जितना मैंने सुना है वहाँ काफी बड़ा हंगामा हुआ था। और फिर वो पर्सन गुस्से से चिढ़ते हुए कहता है, यहाँ तक कि उन्होंने इस ग्रेस के साथ डांस भी किया। उस जैसी खूबसूरत लड़की आखिर कलाकिस फैमिली के चक्कर में कैसे पड़ गई? क्या उनके लिए दूसरे यंग मास्टर से शादी करना बेहतर नहीं होगा? वो पर्सन गिलबर्ट के छोटे भाई से मेविया की शादी कराने की बात करता है। फिर दूसरा पर्सन कहता है, क्या आपको पता नहीं कि नाबालिगों की शादी कराना गैर कानूनी है? फिर वो दूसरा पर्सन कहता है, उनके और उनकी पत्नी के बीच में 100 साल से भी ज्यादा का अंतर है। क्या ये ठीक है? और फिर वो परेशान होते हुए कहता है, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो वे दोनों जवान हैं। यह सच में बहुत ही परेशानी भरा है। उस जैसी खूबसूरत और प्योर लड़की आखिर ग्रैंड ड्यूक को कैसे बर्दाश्त करेगी? तभी गिलबर्ट बीच में ही बोल पड़ता है, यह सब सरासर बकवास है। हम देखते हैं। गिलबर्ट बैठते हुए कहता है, वो लेडी कोमल और पवित्र, मुझे हंसाओ मत। क्या आपको यह जानने की एक्साइटमेंट नहीं है कि वह असल में कैसी है? मैं आपको बता सकता हूँ कि वह किस तरह का मास्क, मेरा मतलब है मैं तुम्हें बिल्कुल सही सही बता सकता हूँ कि उस नई ग्रैंड डचेस ने किस तरह का मास्क पहन रखा है। हम देखते हैं ग्रीन बालों वाला पर्सन गिलबर्ट की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, वो बेवकूफ क्या बोल रहा है? और ये पर्सन सामने वाले पर्सन से कहता है, हम ग्रैंड डची कब वापस लौट रहे हैं? उधर गिलबर्ट यह सुनकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? सामने वाला पर्सन कहता है, खैर हमें कम से कम जितनी जल्दी हो सके तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमें नहीं पता कि हिज ग्रेस कब जाने का ऑर्डर दे दे। फिर ग्रीन बाल वाला पर्सन कहता है, वो सीटी बजाते हुए गिलबर्ट को बास्टर्ड कहने वाला होता है। फिर रुकते हुए कहता है, यंग मास्टर का क्या? फिर दूसरा पर्सन कहता है, हम उसे अच्छे से बांधकर ऐसी जगह छिपा देंगे जहां हिज एंड हर ग्रेस की नजर उस पर न पड़े। मुझे लगता है कि हम उसे कैरिज के पीछे बांध सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि हिज ग्रेस वहां चेक करने की जहमत उठाएंगे। तभी गिलबर्ट उन दोनों की बातों को रोकते हुए कहता है, रुको। फिर ग्रीनबाल वाला कहता है, क्या बात है? फिर गिलबर्ट कहता है, अगर हम जल्दी में ही जा रहे हैं तो मैं अपने दोस्त को गुड बाय कहना चाहूंगा। फिर ग्रीनबालो वाला हंसते हुए तालियां बजाते हुए कहता है, आपका दोस्त है, बहुत बढ़िया। कोई सचमुच ऐसे बदमाश से दोस्ती करने को तैयार है जो अपने छोटे भाई को पीटता है, या शायद कचरा कचरे के साथ ही चिपकता है। फिर हम देखते हैं गिलबर्ट काफी गुस्से से खड़ा हो जाता है और वो सामने वाले पर्सन से कहता है, ऐसा लगता है जैसे तुम मरने की ख्वाहिश रखते हो, अपने मास्टर पर भौंकना जबकि तुम एक गंदे कुत्ते के अलावा कुछ नहीं हो। फिर सामने वाला पर्सन कहता है, चलिए इस बात को क्लियर कर लेते हैं, हमारे लॉर्ड आप नहीं है, हिज ग्रेस ग्रैंड ड्यूक है। फिर दूसरा पर्सन गिलबर्ट से कहता है, हंगामा मत करो, बस बैठ जाओ। फिर गिलबर्ट हंसते हुए एक जादुई चक्र बनाते हुए कहता है, तुम्हें अभी तक अक्ल नहीं आई है, बात न मानने वाले कुत्ते को अनुशासन की जरूरत होती है। ये कहते हुए गिलबर्ट अपने तलवार को समन करता है और गिलबर्ट उन दोनों को देखकर मन में ही कहता है, भले ही वो दोनों नाइट हो, लेकिन जब तक मैं थोड़ा बहुत खून बहना सहन कर सकता हूँ, मैं हारूंगा नहीं। इधर वो दोनों नाइट्स अपने तलवार को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपने में ही बातें करते हुए कहते हैं, जैसे ही वो अपने तलवार को समन करना खत्म करे, हम भी अपनी तलवारें निकाल लेंगे, हिचकिचाना मत। दूसरा नाइट कहता है, निगरानी के दौरान लड़ाई करना क्या वो खुद जेल जाने की भीख मांग रहा है? इधर गिलबर्ट अपने मन में सोच ही रहा होता है, अगर ये सब हरकतें फादर को पता चली तो वह मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं उन लोगों को जिन्होंने मेरी बेइज्जती की उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। यह सोचते हुए गिलबर्ट अपने तलवार को पकड़ता है और उन दोनों नाइट से कहता है, यह सब तुम्हारी ही गलती है, इसलिए पछतावा मत करो, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये कहते हुए अपने तलवार को पकड़ता है। तभी उसके हाथ में कुछ चिपचिपा सा लगता है। वह कहता है, ये क्या है? ये वही तलवार होती है जो उस दिन मेविया के साथ लड़ाई करने के बाद गिलबर्ट से छूट जाती है। वो मेविया अपने घर ले गई होती है और उसे कचड़े में फेंकने के लिए सारा को दे देती है। सारा ने वो तलवार कचड़े में फेंक दिया होता है।
इधर गिलबर्ट जब अपने तलवार को समन करता है तो उसमें वही कीचड़ की बदबू और वही गंदी चीजें लगी होती है। गिलबर्ट गुस्से से कांपते हुए कहता है, मेरी तलवार, इसका क्या हाल हुआ है। उधर वो दोनों नाइट्स अपने नाक बंद करते हुए गिलबर्ट से कहते हैं, ओ, क्या यही वो तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम मिलना चाहते थे? मुझे लगता है कि कचरे को वाकई में कचरे का साथ पसंद होता है। गिलबर्ट अपने तलवार को नीचे जमीन पर फेंकते हुए कहता है, डैम इट। और वो मेविया और सारा को गाली देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं गिलबर्ट कलाकिस हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? और वो गुस्से से टेबल पर एक मुक्का मारता है। इधर वो नाइट्स दोनों अपने नाक को बंद किए हुए खड़े होते हैं। ग्रीन बालों वाला नाइट कहता है, कितना घटिया स्वभाव है, तुम्हें सच में इस बदबू के लिए कुछ करना चाहिए, छी। गिलबर्ट चुप रहता है। फिर दूसरा नाइट गिलबर्ट से कहता है, क्या तुम जिस दोस्त को हमें लाने के लिए कह रहे थे, क्या उसका नाम बैरन कैलन टर्नर है? गिलबर्ट कहता है, हाँ। फिर वो नाइट कहता है, मैं तुम्हारा मैसेज उसे पहुंचा दूंगा, इसलिए तुम शांत हो जाओ। हालांकि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वह इन हालातों में आएगा। फिर गिलबर्ट कहता है, आपको यह काम पहले ही कर लेना चाहिए था। फिर हम देखते हैं वो दोनों नाइट वहां से जाने लगते हैं। फिर बाहर निकलने के बाद ग्रीन बालू वाला नाइट गिलबर्ट के कमरे पे बड़ा सा ताला लटका देता है और वो चाबियों को बजाते हुए दूसरे नाइट से कहता है, क्या आपको यकीन है कि हमारे लिए उस सो कॉल्ड के फ्रेंड को बुलाना ठीक रहेगा? अगर वो फिर से मुसीबत खड़ी कर दे तो क्या होगा? हमारे मास्टर अभी कैपिटल में है। इसके बावजूद भी अगर उसने और ज्यादा हंगामा खड़ा किया तो उसे अपनी बेवकूफी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं और नाइट दोनों जाने के बाद गिलबर्ट के दोस्त को खबर करते हैं। गिलबर्ट का दोस्त गिलबर्ट से मिलने आया हुआ होता है। वो गिलबर्ट से कहता है, मैंने सुना था कि तुम नॉर्थ की ओर वापस जा रहे हो। मेरा सुझाव है कि आप निकलने तक चुपचाप रहे और किसी को कुछ न बताए। फिर गिलबर्ट हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं चुप रहूंगा, बिल्कुल, खासकर तब जब से खुद कुलीन ग्रैंड ड्यूक कैपिटल आए हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे अपने इकलौते दोस्त से एक काम करवाने की बहुत जरूरत है। गिलबर्ट का दोस्त कहता है, अगर ये लेडी मेविया के बारे में कुछ है तो मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। मैं अपने जिंदगी को ज्यादा महत्व देता हूँ। फिर गिलबर्ट कहता है, उस लेडी के बारे में किसने कुछ कहा? फिर उसका दोस्त कहता है, तो फिर किस बारे में बात कर रहे हो? फिर गिलबर्ट कहता है, वो भूरे बालों वाली नौकरानी जिसे वो हर रोज घसीटती फिरती है, उसे बर्बाद करने से शायद मुझे बेहतर महसूस हो। गिलबर्ट सारा के बारे में बात कर रहा होता है। हम देखते हैं यह सुनते ही गिलबर्ट का दोस्त उठ जाता है और वो गिलबर्ट से कहता है, मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मैंने वह सुना ही नहीं। लेडी मेविया उन लोगों में से नहीं है जो अपने लोगों पर हाथ उठाने पर चुपचाप बैठी रहेगी। और फिर उसका दोस्त मन में कहता है, यह पागल हो गया है, वो इतना बहक चुका है कि उसे अपने हालात का अंदाजा भी नहीं है। शायद अब मुझे इस नौकरी से निकल जाना चाहिए। तभी पीछे से गिलबर्ट कहता है, उस नॉर्थ परियोजना के बारे में जो हम साथ मिलकर कर रहे हैं। मैंने सुना है कि तुम मेरे पीठ पीछे मुनाफे के बंटवारे को लेकर शिकायत कर रहे हो। यह सुनते ही गिलबर्ट का दोस्त एकदम जम जाता है और वो मुड़कर गिलबर्ट से कहता है, क्या तुम सचमुच अभी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, आपने मेरी बहुत हेल्प की है और मैंने बदले में ठीक वैसा ही बर्ताव नहीं किया है। फिर गिलबर्ट लड़खड़ाते हुए उठ के अपने दोस्त की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो? अगर मैं इस खराब मूड से थोड़ा छुटकारा पा सकूं, मुझे लगता है कि मैं बहुत रहमदिल हो सकता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त के साथ उन बेवकूफी भरे मुनाफे को शेयर करने की रहमदिली दिखाई, जैसे कि यह कोई बड़ी बात ही नहीं है। क्या आप इस बात को भलाई का काम नहीं कह सकते? और फिर गिलबर्ट अपने दोस्त को कहता है, तो कैलन, मैं आखिरी बात पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे लिए यह काम करेंगे? गिलबर्ट ये कहते हुए काफी डेंजरस स्माइल कर रहा होता है। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को हाइप करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।